हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रांस आफ्टर लुईस 14 यानी लुईस 14 के पश्चात फ्रांस। इसमें हम ये जानेंगे कि लुईस 14 के बाद फ्रांस की क्या स्थिति थी और किन राजाओं ने फ्रांस पर अपना शासन किया। लुई 14 के बाद फ्रांस का अगला राजा बना उसका ग्रैंडसन लुई 15। जिस समय ये फ्रांस का राजा बना उस समय इसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी। तो 5 वर्ष की अल्प आयु में इसकी शासन व्यवस्था को कई अन्य लोगों ने इसके नाम पर आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से लुई 15 की शासन व्यवस्था को या इसके शासनकाल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रोटेक्शन पीरियड ऑफ ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस, यानी ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस का संरक्षण काल, जो कि 1715 से लेकर 1723 ईस्वी तक चला। इस समय ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस ने लुई 15 के नाम पर शासन व्यवस्था चलाई। अगला है प्रोटेक्शन पीरियड ऑफ कार्डिनल फ्लेरी, जिसका टाइम पीरियड है 1723 से 1743। इसमें कार्डिनल फ्लेरी ने लुई 15 के नाम से शासन व्यवस्था चलाई। अगला है पर्सनल रूल ऑफ लुईस 15, यानी इस समय लुईस 15 ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। अब जानते हैं ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस के बारे में। लुई 14 ने अपनी मृत्यु से पहले अपने ग्रैंडसन लुई 15 के संरक्षक के रूप में ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस को नियुक्त किया था। तो इस समय ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस ने अपने नाम पर शासन व्यवस्था चलाई थी। सबसे पहले जानते हैं इसकी होम पॉलिसी के बारे में, इसकी गृह व्यवस्था के बारे में। इसकी होम पॉलिसी का सबसे पहला काम था लुई 14 द्वारा स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन करना। यानी लुई 14 ने अपने समय में जो भी व्यवस्थाएं फ्रांस में की थी उन सभी व्यवस्थाओं को इस ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस ने बदल दिया था, उस पर परिवर्तन कर दिया था। इसने अपनी स्थिति को सर्व शक्तिशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। इसने फ्रांस की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया था और सेना की संख्या में भारी कमी कर दी थी, जिससे कोई भी इससे अधिक शक्तिशाली ना बन सके। अब जानते हैं इसके इकोनॉमिक वर्क की, यानी इसके आर्थिक कार्य की। तो अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के बाद इसने वहाँ पर कुछ आर्थिक कार्य भी किए थे। सबसे पहले इसने जॉन लॉ नाम के एक व्यक्ति को अपना अर्थ मंत्री नियुक्त किया था और इसके बाद बैंक्यो जनरल नाम की एक बैंक की स्थापना की थी, जिसे कागजी मुद्रा को जारी रखने का अधिकार दिया था। इसके अलावा इसने एक कंपनी जिसका नाम था मिसिसिपी कंपनी, उसकी स्थापना की थी, जिसे लुजियाना के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया था। इसके समय में फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, क्योंकि इसने फ्रांस के व्यापार और कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया था, बल्कि कंपनी को इस तरीके के एकाधिकार देने से कंपनी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। इसने कंपनी के बुमांगे शेयर लोगों को देना शुरू कर दिया और नोटों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया, जिससे जल्दी ही इस कंपनी का दिवाला निकल गया था और स्थिति इतनी खराब हो गई कि शीघ्र ही फ्रांस आर्थिक विनाश की कगार पर खड़ा हो गया था। अब बात करते हैं इसकी गृह नीति की असफलता के कारणों की। इसकी असफलता का पहला कारण था देश की शक्ति के स्थान पर अपनी शक्ति के उत्कर्ष पर ध्यान देना। यानी इसने देश के विकास पर नहीं बल्कि अपनी शक्ति को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए इसने ज़्यादा ध्यान दिया था। दूसरा कारण है पार्लियामेंट का दुर्बल होना। इस समय पार्लियामेंट की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ड्यूक ऑफ ऑर्लेंस के इस कार्य को रोक सके। अगला कारण है कुछ ऐसे शक्तिशाली सरदारों का गुट जो ड्यूक की इस नीति का विरोध करते थे। इन सरदारों के पास शासन की कुछ विशेष शक्तियां थी और ये सरदार ड्यूक की हर नीति का विरोध करते थे। इस तरह हर तरीके से असफल होने के बाद ड्यूक ने लुई 14 की निरंकुश नीति का पालन करने का विचार किया, लेकिन 1723 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ड्यूक के बाद कार्डिनल फ्लेरी ने 1723 से 1743 तक फ्रांस पर शासन किया।
जिस समय ये फ्रांस का राजा बना उस समय इसकी आयु 70 वर्ष की थी। इसने अपनी होम पॉलिसी में भी कई कार्य किए थे। इसने अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए सबसे पहले फ्रांस के सरकारी व्यय को कम किया और दूसरा काम सरकारी बजट को संतुलित किया, यानी जो भी सरकारी आय व्यय होता था उसको संतुलित करने का प्रयास किया था। लेकिन इसकी होम पॉलिसी भी सफल नहीं हो सकी क्योंकि 70 वर्ष का होने के कारण इसमें प्रतिकूल स्थिति को सहन करने का या उसका सामना करने की शक्ति नहीं रह गई थी। इसकी विदेश नीति के बारे में बात करें तो इसके समय में 1733 में पोलैंड के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में इसने भाग लिया था। कार्डिनल फ्लेरी के बाद लुई 15 ने वास्तविक रूप से सत्ता अपने हाथों में ली और 1743 से 1774 तक इसने फ्रांस की शासन व्यवस्था को संभाला। इसने अपने हाथों में सत्ता जरूर ली, लेकिन ये केवल प्रदर्शन मात्र की थी क्योंकि ये हमेशा अपने चाटुकार मंत्रियों और चापलूसों के बीच में घिरा रहता था और उन्हीं के परामर्श से गलत मार्ग का अनुसरण करता था। लुई 15 में सद्गुण विद्यमान थे, इसीलिए उसे फ्रांस में सर्वप्रिय लुई के नाम से जाना जाता था। लेकिन हमेशा चाटुकारों में घिरे रहने के कारण इसकी छवि फ्रांस की जनता में मैली हो चुकी थी। लुई 15 राजकीय कार्यों में भाग नहीं लेता था, जिसके कारण इसने अपनी प्रजा का स्नेह खो दिया था। इसके समय फ्रांस की आंतरिक स्थिति खराब हो चुकी थी और लुई 15 स्वयं इसे स्वीकार करते हुए कहता है कि मेरे पश्चात प्रलय होगा। लुई 15 का ये कथन सत्य निकलता है क्योंकि इसके उत्तराधिकारी के बाद फ्रांस में एक सर्वाधिक लोकप्रिय क्रांति हुई थी। लुई 15 के बाद उसका ग्रैंडसन लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, जो 1774 से 1793 तक फ्रांस का राजा रहा। जिस समय ये फ्रांस का राजा बना उस समय इसकी आयु 20 वर्ष की थी। लेकिन लुई 16 भी प्रशासन व्यवस्था को चलाने में असक्षम था। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी आंतेन से हुआ था और इसका प्रभाव लुई 16 के पूरे जीवन में रहा। जिस समय लुई 16 फ्रांस का राजा बना उस समय 3 समस्याएं इसके सम्मुख थी। पहली समस्या थी राष्ट्रीय ऋण। ये समस्या उसके पूर्वजों के समय से चली आ रही थी। दूसरी समस्या है राजकोष पे वार्षिक घाटा। हर साल इसके राजकोष को सालाना घाटा उठाना पड़ता था। तीसरी समस्या जनता पर भारी कर का बोझ, यानी जनता भारी करों के बोझ से दबी हुई थी। अपनी इन समस्याओं के निराकरण के लिए उसने कई सारे प्रयास किए। सबसे पहले उसने तुर्जो नाम के एक व्यक्ति को अपना अर्थ मंत्री बनाया। तुर्जो एक योग्य व्यक्ति था और जैसे ही ये अर्थ मंत्री बना इसने फ्रांस की सारी स्थिति को देखा और जांच करवाई। जांच करने के बाद इसने वहाँ सुधार कार्य करने आरंभ कर दिए। सबसे पहला कार्य इसने किया, वहाँ के सामंतवादी विशेषाधिकारों का अंत किया, यानी जो सामंत विशेषाधिकार लिए हुए थे उन्हें खत्म किया और उन पर भी कर लगाया जो इस समय तक कर नहीं देते थे। दूसरा, करों में जो भारी कमी की। इससे पहले जो अत्यधिक कर जनता पर लगाए जाते थे, तुर्जो ने उन करों में कमी की। तीसरा कार्य, यथा अनुरूप कर का निर्धारण, यानी उचित रूप से करों को लगाया। इसके अलावा कृषि को भी बढ़ावा दिया जो इसके पहले के शासकों ने नहीं किया था। तुर्जो के इन सुधारों के बाद फ्रांस को 1,10,00,000 फ्रैंक की बचत हुई। फ्रैंक फ्रांस की करेंसी होती है, तो 1,10,00,000 फ्रैंक की बचत होने लगी और इससे पहले उसे 2,00,000 फ्रैंक का वार्षिक घाटा होता था, यानी जितना घाटा होता था उससे ज़्यादा उसे मुनाफा मिला तुर्जो के सुधारों से। तुर्जो के इन कार्यों से और उनके इस सुधारों से वहाँ के विशेषाधिकार प्राप्त जो सामंत थे और जो पुरोहित वर्ग थे
वो तुर्जों को उसके पद से हटाने का प्रयास करने लगे और इन सामंत वर्गों ने लुई 16 की पत्नी मेरी अंतेन पर दबाव डालना शुरू किया और मेरी अंतेन के कहने पर लुई 16 ने तुर्जों को उसे अपने पद से हटा दिया। तुर्जों को हटाने के बाद लुई 16 ने नेकर को अपना अर्थमंत्री बनाया। नेकर जिस समय फ्रांस का अर्थमंत्री बनता है उस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चलता है और इस स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध सैनिक सहायता आरंभ की थी। इस सहायता के लिए नेकर को 40 करोड़ का राष्ट्रीय ऋण लेना पड़ा और इस ऋण को चुकाने के लिए उसने राष्ट्रीय व्यय में कटौती की और कर संग्रह में सुधार करना शुरू किया और राष्ट्रीय व्यय का लेखा जोखा छपवाकर उसने जनता के सामने स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार जनता राष्ट्रीय व्यय के लेखा जोखा से अनभिज्ञ नहीं रही। उन्हें राष्ट्रीय व्यय का पूरा खाका पता चल गया था। नेकर के इस कार्य से वहाँ के सामंती वर्ग असंतुष्ट हो गए क्योंकि उसके इस प्रकार लेख छपवाने से जनता के सामने उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई थी। और इसके अलावा एक तरफ नेकर राष्ट्रीय व्यय में कटौती करने के लिए कर संग्रह में स्थिति सुधार रहा था, तो दूसरी तरफ लुई 16 की पत्नी मेरी अंतेन खुले हाथों से खर्च कर रही थी। तो इस तरीके से मेरी अंतेन पर इन सामंत वर्गों ने दबाव डाला और इस तरीके से लुई 16 ने नेकर को भी अपने अर्थमंत्री को हटाना पड़ा। नेकर को हटाने के बाद लुई 16 ने कोलोन को अपना अर्थमंत्री बनाया। कोलोन इससे पहले के अर्थमंत्रियों की व्यवस्था को भली भांति जानता था, तो इसने सामंतों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई और राजकीय व्यय की पूर्ति के लिए इसने बहुत सारा राष्ट्रीय ऋण लेना शुरू कर दिया और ये लोन लगभग 40 करोड़ का लोन था। फ्रांस पर इतना अधिक लोन हो गया था कि उसे और लोन मिलना बंद हो गया था। फ्रांस की इस आर्थिक स्थिति को देखकर कोलोन घबरा गया और उसने पहले के मंत्रियों की भांति नीति अपनाना शुरू किया, लेकिन उच्च वर्ग के विरोध के कारण इसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। लुई 16 के समय फ्रांस की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई